हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में। जो लोग मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें पता है कि मैंने अपने चैनल पे पहले भी न्यूजीलैंड की वीडियो डाली थी, बट मैंने उसमें बताया था कि मोस्ट 5 डिमांडिंग जॉब कौन सी है न्यूजीलैंड में, तो मैंने उस वीडियो में उसके बारे में बताया था। बट आज मैं आपको बताऊँगी वर्क वीज़ा के बारे में कि अगर आप वर्क वीज़ा लेके जाते हो तो वो कितने टाइम के लिए होता है। उसमें आपको एज अ लेबर अगर आप जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, हाई स्किल जा रहे हैं, लो स्किल जा रहे हैं, तो उनकी सैलरी बताऊँगी, वहाँ पर अकोमोडेशन का क्या खर्चा आता है अगर आप वर्क वीज़ा पे जाते हो। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यूजीलैंड जाते हो वर्क वीज़ा लेके तो आपको वहाँ पे सैलरी जो बहुत अच्छी मिलती है, लाइक आपको 3 से 4 लाख सैलरी मिलती है पर मंथ। अब आप देखिए, आप अगर एज अ लेबर जा रहे हैं तो भी, एज अ क्लीनर जा रहे हैं तो भी, या आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जा रहे हैं, या आप हाउस होल्डर हैं, या आप हाउस क्लीन करते हैं, या आपको वैसे क्लीनिंग की कोई जॉब चाहिए है ना, तो आप किसी भी उसमें अगर एज अ लेबर में जा रहे हैं तो आपकी सैलरी वहाँ पे बहुत अच्छी होगी। चाहे आप इंडिया से जा रहे हो, चाहे पाकिस्तान से जा रहे हो, चाहे बांग्लादेश से जा रहे हो ना, आप किसी भी कंट्री से जा रहे हो, बट आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वहाँ आप इतनी सैलरी लेकर आपको वहाँ पे इजीली ये वाली जॉब मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम को लेके और इसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स को लेके। अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो यहाँ हमारा अभी जो टाइम लग रहा है वो 3 to 4 मंथ है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ कि आपका सिचुएशन और टाइम पे डिपेंड करता है, उस टाइम में क्या सिचुएशन हुई और उसमें क्या टाइम लगेगा, या बाद अब कोविड आ जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो हर चीज़ का टाइम अलग हो जाता है। बट अभी जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वो 3 to 4 मंथ चल रहा है। और हम आते हैं इसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपका सबसे पहले तो आपका PCC होता है, CV होता है, कवर लेटर होता है, आपके जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे आपने इंजीनियर किया है, बैचलर्स किया है, BA किया है, B.Ed के जो भी आपने स्टडी करी है उसके सारे क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स लगते हैं। आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद आपके जो आपने कोई कोर्सेज करे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे, आपने यहाँ पे कहीं जॉब करी होगी है ना, उस चीज़ के आपके सर्टिफिकेट्स लगते हैं। पासपोर्ट हो गया, फ़ोटोज़ हो गई, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अकोमोडेशन, हमें वहाँ रहने का कितना खर्चा होता है। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो अगर देखी होगी, मैंने आपको क्रोएशिया के बारे में बताया था ना कि क्रोएशिया अगर आप लग जाते हैं तो वहाँ आपका रहना, आपका खाना पीना, ये सब आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है। बट वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ आपका जो अकोमोडेशन है, रहना, अपार्टमेंट्स वगैरह, ये आपकी कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। हाँ, आपको 2 या 3 टाइम्स का जो मील है वो आपको प्रोवाइड करेगी आपकी कंपनी, जिस भी कंपनी में आप जाके जॉब करते हैं, बट आपका रहने का नहीं देंगे। रहने का क्यों नहीं देंगे मैं आपको बताती हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई लेबर में जा रहे हो, 3 से 4 लाख सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। हाँ, अच्छी है, बट 3 से 4 लाख अगर आप लेते भी हैं तो वहीं आपको 1 लाख तो महीने का रेंट देना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे जाके रहते हैं। अब आप सोचिए, आपने जैसे मैंने आपको बताया था क्रोएशिया की सैलरी 66,000 समथिंग है ना, तो वहाँ पर ये था कि अगर सैलरी कम थी बट वो सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करी थी। मैंने आपको वहाँ ये भी बताया था कि अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो सैलरी बहुत अच्छी होती है, बट उसके साथ साथ आपका ये जो रहना है, खाने पीने का, इनके सारे खर्चे होते हैं। तो वहीं न्यूजीलैंड में यही चीज़ है, अगर आप जाते हैं तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी बट उसके साथ ही आपको 1 लाख रुपए महीने का किराया देना पड़ेगा। और ये जो 1 लाख मैंने आपको बताया ना, ये पोश एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छे एरिया। हाँ, आप उससे थोड़े लोवेस्ट एरिया में भी जा सकते हैं, बहुत सारे एरिया आप अगर थोड़ा सर्च करोगे, ढूंढोगे तो आपको 70-80,000 के भी रेंट पे मिल जाएगा, या मे बी शायद 60 भी मिल जाए, वो आपको ज़्यादातर ढूंढना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको मिलता है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई एज अ लेबर जाके हमें 1 लाख रुपए किराया देना पड़ रहा है, 3 से 4 लाख सैलरी मिल रही है, तो इसमें आप ये मत सोचिए। पहली बात तो कि वहाँ पे रहना, मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए आप लेबर पे जा रहे हो, जो लोग वहाँ पे कई जॉब से भी गए हैं, जैसे भी गए हैं, उन लोगों ने भी स्टार्टिंग इतने ही किराए रेंट से की होती है, चाहे 70,000 से की हो, चाहे डायरेक्टली 1 लाख पे चले गए हो, तो वहाँ पे रहना शुरू से एक्सपेंसिव है। तो अगर हम सोचेंगे भाई एज अ लेबर हम लोग जाके इतना उसमें कर रहे हैं, बट आपको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि यहाँ आप लेबर में जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में लेबर में आ रहे हैं तो वहाँ जाके लेबर में जा सकते हैं, नहीं। वहाँ की लेबर जॉब के लिए अगर आप जाते हैं, आपके यहाँ आपको इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए, सिविल में वो भी, और उसके ऊपर से आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि यहाँ मैं लेबर हूँ, मैं वहाँ लेबर कर लूँगा, नहीं। यहाँ से आप इंजीनियरिंग के कोर्स करे होने चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए, उसके पास आपके पास सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स दोनों होने चाहिए, उसके बाद जाके आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं एज अ लेबर। और अगर हम बात करें
कंस्ट्रक्शन काम की, कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जा रहे हो तो उसमें आपके पास बैचलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उस तब जाके आप कंस्ट्रक्शन साइट पे वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर हम वहीं बात करें क्लीनिंग की भी, अगर हम क्लीनिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं, हाउस कीपिंग के लिए जा रहे हैं यहाँ पे और कम, तो उसमें भी आपके पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए और प्लस 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो क्लीनिंग के काम में यूज़ होते हैं, उन सब केमिकल्स के नाम आपको पता होने चाहिए, उनके कैसे यूज़ है, किस चीज़ में उनका नुकसान है, फ़ायदा, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए डिटेल में, तब जाके आपको वहाँ पे क्लीनिंग की जॉब मिलती है। और होटल मैनेजमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी आपके पास उसकी भी स्टडी या कोर्स, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लीनिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं तो भाई मैं यहाँ पे सफाई का काम करता हूँ या मैं क्लीनिंग करता हूँ या मैं यहाँ पे किसी के घर में सफाई करता हूँ तो मुझे वहाँ जाके क्लीनिंग की जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसकी जॉब के लिए भी आपके पास स्टडी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए स्टडी होनी चाहिए। आप किसी कारपेंटर के लिए जा रहे हैं, है ना, और किसी भी जॉब के लिए अगर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपके पास यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप वहाँ जाके डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। कम से कम वो जो वहाँ पे काम के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, प्लस उसमें डिग्री, डिप्लोमा, आपकी इंजीनियरिंग, आपके बैचलर्स ऑफ डिग्री, ये सारे सर्टिफिकेट्स भी वो लोग मांगते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि जब आप वर्क वीज़ा पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे 3 टाइप के आपको लोग मिलते हैं। आप उन 3 टाइप्स में जा सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका लो स्किल्ड, ठीक है, सेकंड आता है आपका स्किल्ड और थर्ड आता है आपका हाई स्किल्ड। अब इनसे आप समझ गए होंगे, लो स्किल्ड थोड़े जो कम एजुकेटेड होंगे और जो स्किल्ड होंगे जो थोड़ा लेवल पे एजुकेट होंगे, और हाई स्किल्ड क्या होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें जाते हैं और वर्क वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है ना, जैसे ये स्किल थोड़े 3 टाइप में डिफरेंट आ गया, आपकी सैलरी भी इनमें डिफरेंट होती है कि लो स्किल की कम है, स्किल की ज़्यादा है और हाई स्किल की और ज़्यादा है। तो अगर हम इनकी सैलरी की बात करें ना, तो पहले बात एक्सपीरियंस की कर लेते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो तीनों में एक्सपीरियंस आपको 3 से 4 साल का ही चाहिए होगा, क्वालिफिकेशन भी अच्छी चाहिए होगी। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो जो लो स्किल वर्कर्स पे जाते हैं उनकी सैलरी वहाँ पे 3 to 4 लाख होती है पर मंथ। और वहीं अगर हम स्किल लेवल पे जो पर्सन जाते हैं उनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो 4 to 5 लाख होती है पर मंथ। वहीं अगर हम हाई स्किल वर्कर्स की बात करें जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनकी सैलरी वहीं पर होती है 7 से 8 लाख, ठीक है। तो अब लोग सोचते हैं ना बहुत सी, यार हम लोग इतना पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करके हमने इतने अच्छे अच्छे कोर्स किया, बैचलर्स किया, तो अब हम वहाँ जाके लेबर में क्यों काम करें। तो ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ जाके एज अ लेबर भी काम करते हैं ना तो आपका वहाँ पे क्या है, आपका ग्रो ही करोगे। ऐसा नहीं है कि आप लेबर चले गए तो आप सिर्फ लेबर में ही रह जाओगे, नहीं। आज आप लेबर में जाते हो, कंस्ट्रक्शन साइड पे किसी भी लेबर में जॉब करते हैं, तो आपका आगे जाके आप ग्रो करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके ग्रो नहीं करोगे, आप ग्रो ही करोगे। आप लेबर में भी जाते हो तो आप सुपरवाइज़र बनते हो। सुपरवाइज़र आप सबको पता है जो सारे काम को सुपरवाइज़ करता है। उसके बाद आप वहाँ जाके मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपकी पोजीशन बढ़ेगी ही, आप ग्रो करोगे, आप नीचे तो नहीं आओगे। तो अगर आपको वहाँ पे, और आप सबको पता है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। आप सोचो कि भाई मैं यहाँ से अप्लाई करूँ और सीधा वहाँ जाके मैनेजर की पोस्ट कर लूँ, तो ऐसा नहीं आएगा। आपको स्टार्टिंग एज अ लेबर, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, इनसे आप स्टार्ट करें वर्क वीज़ा को लेके तो ज़्यादा आपको बेनिफिट आएगा और धीरे धीरे आप अपनी पोस्ट अच्छी से आपको मिल सकती है। वहीं आपकी सैलरीज भी बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया हाई स्किल्स के लिए कितनी सैलरी, लो स्किल के लिए कितनी और स्किल के लिए कितनी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपके कितने टाइप के वहाँ पे स्किल्स हैं, आपको उनकी सैलरी कितनी मिलेगी या आपका एकोमोडेशन का क्या खर्चा आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ जो फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड क्या होते हैं कि कोई एजेंट ने आपको बोल दिया कि भाई तू ये वाला लिंक ले, इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर दे। चाहे किसी ने भी आपको बताया है कि, या आपने कहीं ऑनलाइन ही देख लिया कि ये वाले लिंक से अप्लाई करके मुझे अपना मैं वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। आप वीज़ा अप्लाई भी करते हैं, आपका जॉब भी मिल जाती है, आपका कवर लेटर वगैरह, ऑफर लेटर वगैरह ये सब भी आ जाते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल भी हो जाता है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी आ जाता है, आपका सब कुछ हो जाता है। बट आप लोग जा नहीं पाते हैं। आप लोग सब कुछ आने के बाद भी आप लोग यहाँ से जा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ होता है फ्रॉड। क्या होता है कि ये लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन तो करवा देते हैं बट ये आपसे पैसा खा लेते हैं। ये बोलते हैं कि भाई तो एम्बेसी की फ़ीस दे दें, आपका तेरा मेडिकल सर्टिफिकेट हमने करवा दिया। आपको क्या पता कि वो जो मेडिकल उसने करवाया वो सही कराया है या फेक मेडिकल करवा दिया, ठीक है। बट वो आपसे पैसा ले लेते हैं और यहाँ आपका 3 से 4 लाख लेके वो लोग उड़ जाते हैं। आप लोग यहाँ से जा ही नहीं पाते हैं। आप लगेगा आपको सब कुछ कि भाई ये सब ओरिजिनल है। इसके लिए भी मैं आगे सर्च करके आपको एक वीडियो बना दूंगी। मैं बता दूंगी कि वो जो ऑफर लेटर देते हैं वो कैसा हो रहा है और मतलब ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। बट अभी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर भी रहे हैं तो इन फेक चीज़ों से ज़रूर बचें। अगर आपको कोई भी, पहली बात तो अगर आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर देंगे तो किसी को भी फिर किसी की हेल्प की ज़रूरत
ज़रूरत ही नहीं, कोई एजेंट या गवर्नमेंट की साइट पे जाके आप कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई भी लिंक नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की वो लिंक है जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे डाला होगा, वो लिंक है, आप जहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी लिंक पे जाके आपका सब कुछ आ जाए और बस आप सीधा चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि लोग क्या बोलते हैं कि अगर न्यूजीलैंड आना तो अनएजुकेटेड है, कोई बात नहीं, तुम आ जा, बस अपना मेडिकल करवा ले और एम्बेसी की फ़ीस जमा करवा दो जो 2 से 3 लाख के बीच में होगी, तो उसके बाद तू आ जा, बाकी पैसा न्यूजीलैंड आके दे दियो। तो ये भी फ्रॉड है, ये भी गलत है। क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ सर्टिफिकेट अपना मेडिकल करवा के और अपनी एम्बेसी की फ़ीस जमा करा के न्यूजीलैंड चले जाऊँ, वहाँ जाके पैसा दे दूँ, तो वो कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। तो इस काम में कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड काम नहीं आता है। आप सोचो कि भाई उसने मुझे बोल दिया, तो ऐसा नहीं है, वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं है। तो आपको यहाँ भी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, यहाँ भी थोड़ा सोचना समझना चाहिए कि ये भी फेक है, क्योंकि ये सिर्फ इतने पैसे लेके मुझे वहाँ भेज रहा है, तो आप नहीं जाओगे। ये भी क्या करेगा, आपका फेक मेडिकल करवा देगा, फेक सब कुछ करवा के 2 से 3 लाख ही लेगा, ज़्यादा भी नहीं लेगा, इतना लेके ही वो चला जाएगा और आप यहीं के यहीं रह जाओगे। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आप थोड़ा सोचे समझे। मैं जैसे कि कहती हूँ कि सारे एजेंट गलत नहीं है, तो सारी साइट्स भी गलत नहीं होंगी, बट यहाँ आपको खुद से अपना दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि मुझे कब कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है हमारा वो ये है, अगर आप वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचो कि भाई मैं तो एज अ लेबर जा रहा हूँ तो इंग्लिश नहीं भी आएगी तो चलेगा, नहीं। जैसे कि मैंने वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बताई आपको कंस्ट्रक्शन की, और अगर आप एज अ लेबर जा रहे हैं क्लीनिंग के लिए तो आपको पता है वहाँ पर हाई स्किल्स है, वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा चाहिए, तो वैसे ही आपको इंग्लिश आना मस्ट है। और सेकेंड कि आपने आइल्स करी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आइल्स में आप बहुत ज़्यादा आपके ज़्यादा बैंड्स हों, है ना, तो ही आपको अप्लाई होगा, नहीं, आप कम बैंड भी होगा तो भी चलेगा। बाकी कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने डिग्री बैचलर्स में डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी ठीक है, बट कम से कम जो होना चाहिए वो आपके पास ये वाले सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। बाकी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए वैलिड जो होने चाहिए, कवर लेटर, पीसीसी, मेडिकल और आपके एजुकेशन के एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स, या आपने कोई कोर्स किया हुआ किसी गैप को कवर करने के लिए तो वो वाले सारे सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे। तो बस ये था आज की इस मेरी वीडियो में। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी आपको मुझे पूछना होगा तो आप मुझे मेल या कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।